गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमारा यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक बचता है एंजाइम्स। ठीक है, इसके बाद हमारा यूनिट सेकंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। 2 यूनिट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 2 ही बचेंगे। ठीक है, थर्ड थोड़ा छोटा है, फोर्थ फिर से लंबा यूनिट है। तो इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद 1-2 दिन में एमसीक्यूज डालने की कोशिश करूँगी। इसी सेकेंड यूनिट के, फर्स्ट यूनिट के नहीं, एमसीक्यूज डालने की कोशिश करूँगी। उसके बाद हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे आप ना अभी से ही नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं कि पहले 11th कंप्लीट हो, 12th कंप्लीट हो, देन नीट को आप पढ़ो। नहीं, आप इसी लेवल से ही आप मैक्सिमम जो है डाउट्स वो क्लियर करने की कोशिश करो। क्योंकि बायो में बॉटनी जूलॉजी जो है वो मार्क्स स्कोरिंग रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको दूसरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, बायो में ऐसा नहीं रहता। बायो आपके लिए मार्क्स स्कोरिंग रहता है, तो इसलिए बायो को आप अभी से ही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करो जो आपको नीट में काम आए। ठीक है, और अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो एनसीईआरटी मोस्टली प्रेफर किया करो। एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाता है, एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफर किया करो। ठीक है, अब हम आते हैं एंजाइम्स पे। अब बच्चे, एंजाइम्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एक्ट करते हैं एज अ बायो कैटालिस्ट। क्या एक्ट करेंगे? एज अ बायो कैटालिस्ट। और बायो कैटालिस्ट का क्या मतलब है? ऐसे बायो कैटालिस्ट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनके लिए एक्ट करते हैं एज अ बायो कैटालिस्ट। अब बायो कैटालिस्ट क्या होते हैं? बायो कैटालिस्ट हमारे पास ऐसे केमिकल ऐसे होते हैं, मतलब एंजाइम्स होते हैं जो एक्ट करते हैं, केमिकल कन्वर्जन करवाते हैं किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। केमिकल कन्वर्जन कराएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मतलब कोई एक हमारे पास पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको केमिकली पूरा कन्वर्ट करा देंगे। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज की अगर हम बात करें, ग्लूकोज है, इसको ब्रेक कराएंगे पाइरूवेट में। ये आप 12th में करोगे, अभी नहीं, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे पाइरूवेट में, तो ये जो प्रोसेस हुआ, ऐसा नहीं है इंस्टेंटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाएगा। इस प्रोसेस को टाइम लगेगा, और इस प्रोसेस में पर्टिकुलरली एंजाइम्स वर्क करेंगे जो ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे पाइरूवेट। ठीक है, और इस ब्रेकडाउन में फर्दर स्टेप्स होंगे, और उन फर्दर स्टेप्स में पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एंजाइम्स काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता एक कोई एंजाइम आएगा तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज को डायरेक्ट कन्वर्ट करा देगा पाइरूवेट में, बिल्कुल भी नहीं। ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने में जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उन्हीं स्टेप्स पे जो है एंजाइम्स की वेरी करेंगे, एंजाइम्स भी वेरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंजाइम्स जो होते हैं, वही चीज़ मैंने जैसे बताई कि वेरी करेंगे। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने नेचर को लेके, अपने काम करने के तरीके को या अपने काम करने के अकॉर्डिंगली एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। पर्टिकुलर एंजाइम उसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे वर्क करेगा, सारी चीज़ों पे वर्क नहीं करता। उसके बाद डिस्कवरी की बात करें तो हमारे पास एंजाइम्स को डिस्कवर किसने किया? सबसे पहले लुईस पास्चर ने ऑब्जर्व किया 1860 में। ठीक है, और लुईस पास्चर ने जो टर्म कॉइन की थी वो थी हमारे पास फर्मेंट्स। एंजाइम्स को लेके कौन सी टर्म कॉइन की? फर्मेंट्स। ठीक है, देन उसके बाद इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी थी हमें किसने? बकनर ने। ठीक है, या इसको बचनर बोल सकते हो या बकनर बोलते हैं हम। और इसने टर्म कॉइन की थी क्या? एंजाइम्स। एंजाइम्स किसने टर्म कॉइन की? बचनर ने या बकनर ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डेरिवेशन की। एंजाइम जो टर्म है इसको डिराइव किया गया है किससे? ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड हमारे पास क्या थे? एन, जिसका मतलब होता है इन, और जाइम का मतलब होता है यीस्ट सेल। ठीक है, ये अब एंजाइम कैसे नाम पड़ा? इन यीस्ट सेल, मतलब सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया इनसाइड द यीस्ट सेल, उसके बेसिस पे नाम पड़ गया एंजाइम। एन का मतलब इन, जाइम का मतलब यीस्ट सेल। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में हमारे पास, कंपोजिशन की बात करें तो मेनली कंपोज्ड किससे होते हैं? प्रोटीन्स एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। मतलब एक एंजाइम है, जैसे मान लो ये हमारे पास एंजाइम है, इसमें आधा होगा प्रोटीन पार्ट, ये मान लो प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये मान लो नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक एंजाइम ऐसा ही होगा, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट का बना होगा। एक ये एंजाइम भी हो सकता है, दूसरा एंजाइम हमारे पास ये है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, कोई नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं। मतलब एंजाइम्स या तो कंप्लीटली प्रोटीनेशियस होते हैं या फिर प्रोटीनेशियस प्लस नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं। अब जो कंप्लीटली प्रोटीनेशियस होते हैं उसमें हमारे पास देखो पेप्सिन एग्जांपल आती है और रेनिन एग्जांपल आती है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हुए हैं, उसके अलावा कोई उसमें चीज़ नहीं है। अब जो प्रोटीनेशियस एज वेल एज नॉन प्रोटीनेशियस हैं, उसमें देखो प्रोटीन वाले पार्ट को तो हम कुछ नया नया नाम नहीं देंगे क्योंकि प्रोटीन मेन कंपोनेंट रहता है। नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? या तो कोएंजाइम बोलते हैं या हम उसको बोलते हैं एपोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम और एपोएंजाइम जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट रहेगा।
अभी आगे ये आ जाएगी, आगे प्रॉपर्टीज़ में हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है। और जो होली प्रोटीनेशियस है पेप्सिन एंड रेनिन आ जाएंगे। जो पार्शली प्रोटीनेशियस एंजाइम हैं वो कौन से एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलिसिस, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, ग्लूकोज टू पायरूवेट जो ब्रेक डाउन होती है उसको हम क्या बोलते हैं सॉरी, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे वो पार्शली प्रोटीनेशियस होते हैं, आधा उनमें प्रोटीन का कंपोनेंट होता है, आधा जो उनका नॉन प्रोटीन का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक एंजाइम्स जो हैं हमारे पास डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एक्ट करते हैं, हमारी बॉडी या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर एक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडो एंजाइम्स। क्या बोलते हैं उनको? एंडो एंजाइम्स। उसके अलावा कुछ एक ऐसे एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के बाहर काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सो एंजाइम्स, ठीक है। बॉडी में एक्ट नहीं करेंगे, बॉडी के बाहर एक्ट करेंगे, एक्सो एंजाइम। उसके बाद देखो अभी मैंने आपको पेप्सिन एंड रेनिन बताए, होली प्रोटीनेशियस एंजाइम्स हैं। तो रेनिन की टैबलेट्स जो हैं, आर्टिफिशियली रेनिन की टैबलेट्स हमें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जिनको हमने क्या करना होता है, यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड एंड चीज़। मतलब हमने दूध को दही या पनीर बनाने में हम यूज़ करते हैं रेनिन की टैबलेट्स। क्यों एक्चुअल में ऐसा यूज़ हम क्यों करते हैं, नेचुरल तरीके से क्यों नहीं दही या चीज़ बनने देते, पनीर बनने देते? देखो एक्चुअल में लाइफ ना आजकल बड़ी फास्ट हो चुकी है, और उस फास्ट एंड एडवांस लाइफ में हमें सारी चीज़ें बड़ी जल्दी से चाहिए होती हैं, इंस्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, और नेचुरल प्रोसेसेस थोड़े स्लो काम करते हैं। तो हमें इंस्टेंट चीज़ें चाहिए, स्लो काम करेंगे नेचुरल प्रोसेस, तो उस वजह से हमें तो कुछ मिल नहीं पाएगा। तो वो उस फास्ट ट्रैक को मेंटेन करने के लिए रेनिन एंजाइम जो है बनाया गया, ताकि सारे काम जल्दी जल्दी किए जाएं। दूध को दही में हम कुछ घंटों में कन्वर्ट कर दें दिनों के कंपैरिजन, ठीक है। उसी तरह पनीर को भी घंटों में बना लें, दिन ना लगे बनाने में, ठीक है। फास्ट ट्रैक लाइफ को ओवरकम करने के लिए ये वाली चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा रहेगा नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। हमने एंजाइम्स की क्या करनी है, प्रॉपर्टीज़ करनी है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रोटीनेशियस नेचर। मतलब एंजाइम्स जो हैं, अभी जो मैंने बताया प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। या तो पार्शली बने होंगे या फिर क्या बनेंगे, होली प्रोटीन पार्ट के बने होंगे। हाँ, यहाँ पे ये देखो चीज़ आई है, जो एंजाइम्स हैं उनके नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, या तो एपो एंजाइम बोलेंगे या हम क्या बोलेंगे, को एंजाइम बोलेंगे। एपो एंजाइम और को एंजाइम कौन सा होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। यह है कि हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि एंजाइम्स जो हैं, जब कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मान लो डाइजेशन हो रही है, ठीक है, हमने कोई खाना खाया, उसकी क्या हो रही है, पर्टिकुलर डाइजेशन हो रही है, और उस डाइजेशन के बाद एंजाइम्स जो हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। एंजाइम्स कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, एंजाइम्स हेल्प करते हैं। कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे मान लो ये बड़ा फूड मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक करवाया है एंजाइम्स में, इस प्रोसेस में एंजाइम यूज़ हुआ है, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी जो शेप फॉर्म है उसको चेंज नहीं करता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिसिटी। एंजाइम जो है हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जैसे कि बक्कल कैविटी में हमारे को जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं, जैसे स्लाइवरी अमाइलेज है, ठीक है, वो बक्कल कैविटी में काम करेगा। अगर वो हमारे खाने के साथ स्टोमिक में चला जाता है तो स्टोमिक में वो एक्टिव नहीं रहता, ठीक है। उसी तरह स्टोमिक के जो एंजाइम्स है वो इंटेस्टाइन में चले जाते हैं तो वो वहाँ पे एक्टिव नहीं रहते। इसका रीज़न मैं अगले वाले पॉइंट में बताऊँगी। अभी जस्ट इतना याद रखो कि बहुत स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं अपने सबस्ट्रेट को लेके। जैसे कि हमारे पास डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड नहीं, ये हमारे पास ओलिगोसेक्राइड है, माल्टोज एंड सुक्रोज। इनको अगर ब्रेक होना है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, तो इनको माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ही वर्क करेगा। माल्टोज पे माल्टेज एंजाइम वर्क करेगा, उसी तरह सुक्रोज पे सुक्रेज एंजाइम काम करेगा। अगर हम अपोजिट कर लें, माल्टोज पे डाल दें सुक्रेज और सुक्रोज पे डाल दें माल्टेज, तो कभी भी इनकी फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगी, क्योंकि स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं अपने काम को लेके, ठीक है। देन उसके बाद बात करें अनचेंज्ड फॉर्म। अनचेंज्ड फॉर्म, जैसे मैंने अभी बताया था कि एंजाइम जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाते हैं खुद की फॉर्म को चेंज नहीं करते। अगर कोई ऐसे लीनियर सा है एंजाइम, वो ऐसा लीनियर ही रहेगा। कोई ब्रांच्ड है तो वो ब्रांच्ड ही रहेगा, अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पीएच। नेक्स्ट क्या हमारे पास आएगा, पीएच। अब पीएच का क्या मतलब है, पीएच मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, हमारी बक्कल कैविटी में 6.5 पीएच है, तो 6.5 से वो वहीं पे काम करेगा। जैसे स्टोमिक में आएगा, पीएच डिक्रीज़ हो जाएगा, पीएच हमारा आ जाएगा 4-5 पे या 3-4 पे आ जाएगा, तो वहाँ पे आके कभी भी स्लाइवरी अमाइलेज काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको वही पीएच चाहिए जिस पे उसकी फंक्शनिंग होनी होती है, ठीक है।
उसी तरह अगर हमारे, हाँ ये देखो मैंने लिखा एंजाइम स्टोमक में एक्टिव कब होते हैं, जब उनको एसिडिक पीएच मिलता है। इंटेस्टाइन में एक्टिव कब होते हैं, जब उनको बेसिक पीएच मिलता है। अब ये एक्टिव कब होते हैं का मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअल में ये लास्ट पे एक चीज़ मैं बताऊंगी। एक्चुअल में हमारी बॉडी में ना एंजाइम्स हमेशा एक्टिव नहीं रहते, उनको पर्टिकुलर स्टिमुलस मिलता है तो वो एक्टिव होते हैं, प्रॉपर फंक्शन करके दोबारा इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। अब ये सारे एंजाइम्स पे लागू नहीं होता ये वाला कंसेप्ट भी, ये वाला भी पर्टिकुलरली हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारी जो बक्कल कैविटी से लेके हमारी इंटेस्टाइन तक एंजाइम्स है उन पे ये पॉइंट ज़्यादा फिट बैठता है कि वो एट द टाइम ऑफ एक्शन एक्टिव होते हैं, अदर देन एक्शन वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इसका कंसेप्ट जो है लास्ट में बताऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें टेम्परेचर की, तो एंजाइम जो है हाईली स्पेसिफिक होते हैं टेम्परेचर को भी लेके। जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। फीवर वगैरह हो जाएगा, थोड़ा रेज हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो हमारी बॉडी में एंजाइम जो है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मली काम करते हैं। अगर 40 तक भी हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है तो नॉर्मली काम करते हैं। उसके बाद अगर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इतना रेज हो गया हमारा बॉडी का, तो वहाँ तक भी एंजाइम जो हैं अपनी कोशिश करेंगे कि वो नॉर्मल रहें। लेकिन अगर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है टेम्परेचर, तो फिर जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, डीनेचुरेशन शो कर देते हैं। अब डीनेचुरेशन का पॉइंट मैंने आपको किस में बताया था, प्रोटीन्स में बताया था। वो डीनेचुरेशन का मतलब क्या बताया था कि वो जो प्रोटीन्स हैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, जिसमें मैंने एग्जाम्पल आपको एल्बुमिन की बताई थी, ठीक है। जो फ्रेश एग है अगर उसमें डीनेचुरेशन हो जाती है तो वो गंदा अंडा हो जाता है जो कंज्यूम करने लायक नहीं रहता, ठीक है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। तो वही हिसाब एंजाइम्स के लिए भी है। अगर उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिलता है, टेम्परेचर बहुत रेज हो जाता है, तो वो डीनेचुरेशन शो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स जो है अपने फंक्शंस को लेके ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं। मतलब एक एंजाइम डाइजेशन करा रहा है, दूसरा एंजाइम रेस्पिरेशन करा रहा है, तो इस तरह इनकी अलग अलग वेरिएशंस रहती है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ एक एंजाइम्स हैं जो किसके साथ लिंक्ड हैं, कुछ एक टेक्निक्स के साथ जिनको हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द डिजीज़। कोई डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए अगर हम कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसको भी हम एंजाइम यूज़ करते हैं, जैसे कि एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट का, एलिजा की फुल फॉर्म क्या रहती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो इसमें एंजाइम की वजह से ही हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं या ये टेस्ट कर सकते हैं। और ये टेस्ट क्यों किया जाता है, टू डिटरमाइन द एड्स को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एलिजा। और एलिजा जो है ये हमारे पास एंजाइम लिंक टेक्निक रहती है, ठीक है। देन उसके बाद अभी मैंने एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम बताए थे। एंडो एंजाइम इनसाइड द बॉडी वर्क करते हैं, एक्सो एंजाइम आउटसाइड द बॉडी वर्क करते हैं। एक्सो एंजाइम में एग्जांपल्स हमारे पास लाइसोसोम्स आती हैं जो आउटसाइड द बॉडी वर्क करते हैं। जैसे कि देखो हमारी बॉडी में जब हम रोते हैं हमारे टीयर्स रिलीज होते हैं, तो टीयर्स में क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। वो हमारे फेस पे अगर कोई माइक्रोब्स वगैरह हैं, कोई ऐसा पैथोजन है तो उसकी किलिंग करवा देते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि लाइसोसोम हमेशा आउटसाइड द बॉडी वर्क करते हैं। लाइसोसोम हमारी बॉडी के इनसाइड भी वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एंजाइम जो हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज होते हैं, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स में सिंथेसाइज होते हैं। अदर देन लिविंग ऑर्गेनिज्म इनकी सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट किस पे आएंगे, हम टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पे। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की बात करें तो इनकी टाइप्स दो मेन तरह की होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। कंपोजिशन एंड एक्शन, कंपोजिशन के बेसिस पे दो टाइप्स हैं, सिंपल है और हमारे पास कंजुगेटेड टाइप है। सिंपल का मतलब है जो सिर्फ और सिर्फ किससे बने होंगे, प्रोटीन के, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होंगे, जैसे कि एग्जांपल पेप्सिन एंड रेनिन, ठीक है। और जो कंजुगेटेड हैं वो प्रोटीन एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन वाला पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। जैसे कि एग्जांपल है आरएनएज एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम। रेस्पिरेटरी एंजाइम कौन से हैं, वही ग्लाइकोलिसिस वाले जो मैं बता रही थी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। एक्शन के बेसिस पे अगर बात करें तो हमारे पास कितनी टाइप्स है, 6 टाइप्स हैं। जैसे कि कौन कौन सी है, ऑक्सीरिडक्टेज है, ट्रांसफिरेज है, हाइड्रोलेज है, डिहाइड्रोजिनेज है, लाइसिस है और लाइगेज है, ठीक है। ये 6 मेन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्शन, ठीक है। अब पहली बात करते हैं ऑक्सीरिडक्टेज। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास ये दो कंपोनेंट हैं तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करने में रोल प्ले करेंगे। कौन से, ऑक्सीरिडक्टेज। जब रिएक्शन हो रही है ना, जब मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफिरेज क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफ़र करेंगे। अब ग्रुप का क्या मतलब है, जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप है,
इन दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट कराए थे ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बताया था। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। तो यही एंजाइम अगर ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं, वो आपस में आइसोमर होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कन्वर्ट किसकी वजह से होंगे? एंजाइम्स की वजह से। तो कन्वर्ट कैसे होंगे? ग्लूकोज से एल्डिहाइडिक ग्रुप हटाया, फ्रक्टोज कीटोनिक ग्रुप लगा लिया। तो जब ग्लूकोज मतलब वो पूरा C6H12O6 है, उसके साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप हटा के कीटोनिक ग्रुप लगा लिया, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की प्रॉपर्टी में थोड़ी बहुत वेरिएशन है, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज में, जब एल्डिहाइडिक की जगह कीटोनिक ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की एडिशन कराते हैं, वाटर ऐड करवाते हैं। डिहाइड्रोजिनेज क्या करते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव कराते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइसिस या न्यूक्लियस एंजाइम क्या कराते हैं? ब्रेक डाउन कराते हैं लार्जर मॉलिक्यूल की स्मॉलर मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कराते हैं। और लास्ट पे आ जाएगा लाइगेज एंजाइम, जो क्या करता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल को बाइंड करा के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो ऑक्सी रिडक्टेज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफिरेज जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे, हाइड्रोलेज जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करवाएंगे, डिहाइड्रोजिनेज जो हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे, न्यूक्लियस जो क्या करेंगे? बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे, और लाइगेज जो क्या करेंगे? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़ा बनाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट हमारे पास आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इंक्रीज कराते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन को लेके, और इनको हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द डिजीज़, ठीक है। अब लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ बताऊंगी। देखो ये लिखा है जाइमोजेंस। जाइमोजेंस लिखा क्या है? इनएक्टिव एंजाइम्स दैट आर एक्टिवेटेड ओनली बाय कंबाइनिंग विद कैटालिस्ट, ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इसकी हम बात करते हैं। देखो जाइमोजेंस हमारे पास क्या होते हैं? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या हो गया? हमारी बक्कल कैविटी से लेके इंटेस्टाइन तक जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें जो एंजाइम्स होते हैं ये ऐसे नॉर्मल कंडीशन पे हमेशा इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव क्यों होते हैं? देखो हमारी जो स्टोमिक है ना, स्टोमिक में अगर ये एंजाइम्स नॉर्मली एक्टिव हो जाए, बिना खाना, हमारे स्टोमिक में खाना नहीं है लेकिन एंजाइम्स एक्टिव हो गए, तो वो स्टोमिक की वॉल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। देखो हम मीट खाते हैं, मीट हमारे स्टोमिक में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन हमारा स्टोमिक भी तो मसल्स का ही बना हुआ है, तो वो मसल्स कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती। उसके दो रीजंस होते हैं। एक, हमारे स्टोमिक में म्यूकस सिक्रेशन कंटिन्यूसली होती रहती है, ठीक है, म्यूकस सिक्रेशन की वजह से। दूसरा रीज़न क्या रहता है? जाइमोजेंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो एंजाइम्स हैं प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तभी वो स्टोमिक की वॉल को डाइजेस्ट नहीं करते। नहीं तो हम जहाँ मीट डाइजेस्ट करते हैं तो हमारा स्टोमिक भी आराम से डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके नेक्स्ट, अभी जस्ट आपका बेस है 11th, आपको नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके स्टोमिक में अगर मीट डाइजेस्ट हो सकता है तो स्टोमिक की वॉल डाइजेस्ट क्यों नहीं होती, ठीक है। तो दो रीज़न ही याद रखने हैं, म्यूकस सिक्रेशन एंड जाइमोजन। तो जाइमोजन क्या होते हैं? इनएक्टिव एंजाइम। जब स्टोमिक में खाना जाता है तो उस खाने के स्टिमुलस मिलने के बाद जो जाइमोजन्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं एंजाइम्स में और अपनी प्रॉपर वर्किंग करते हैं, ठीक है। और इस कैटेगरी में हमारे पास सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, अदर एंजाइम्स नहीं आते। अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें जाइमोजेंस नहीं आते, सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास किस में आते हैं? जाइमोजेंस में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा यूनिट सेकंड भी कंप्लीट होता है। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई मुझे बतानी चीज़ स्किप हो गई हो तो मुझे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।